Hi everyone, here I am with chapter number 8 of class 8 and the name of the chapter is Constitutional Protection to the Marginalized Sections. In previous video we have already discussed about marginalized section जिसमें हमने बात करी थी SCs, STs, minorities, आदिवासीज इन सब के बारे में बात करी थी है ना. Here we will study about the provision of the constitution which provide protection from exploitation and inequality to the marginalized section of the society, and also we will study about the efforts of the government to provide the benefits of development of these sections or to these sections. Clear? So पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स की. देन वी विल स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. Then we'll study about implementation of constitutional provisions and provisions to safeguard the interest of OBCs. And at last we'll study about some important questions. यहाँ पर मैं some important questions discuss करूँगी. Okay. तो पहले हम बात करते हैं इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स की. पहले फर्स्ट पॉइंट सेज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिंसिपल दैट मेक आवर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सिद्धांत लिखे गए हैं जो हमारी सोसाइटी और पॉलिटी को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. क्लियर? दीज प्रिंसिपल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर डिफाइंड अंडर द फंडामेंटल राइट्स. और ये सारे ही प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इनको फंडामेंटल राइट्स के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है. क्लियर? दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली. हर इंडियन के लिए इक्वली अवेलेबल है. द मार्जिनलाइज सेक्शन हैव ड्रॉन इन दीज राइट्स इन टू वेज. मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए इन राइट्स को दो तरीके से रखा गया है. दैट इज नंबर वन, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम. तो फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया है टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम. जो भी उनके लिए जो भी उनके साथ अन्याय होता है उसको रिकॉग्नाइज करना गवर्नमेंट का काम है और उसके लिए काम करना इट्स ओनली द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर? सेकेंड, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड इन्फोर्स दीज लॉज. जो भी लॉज बनाए गए हैं गवर्नमेंट को उसको इन्फोर्स में लाना चाहिए. The struggle of the marginalized have at time influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of fundamental rights. तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो भी स्ट्रगल करते हैं उससे इफेक्ट होकर गवर्नमेंट हैज़ टू फ्रेम न्यू लॉज. उनको न्यू लॉज बनाने पड़ते हैं इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? क्योंकि जैसे हमने मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जाट आरक्षण का. तो जब जाट आरक्षण हुआ था तो उन्होंने एक न्यू लॉ की डिमांड की थी कि वी शुड आल्सो हैव रिजर्व्ड सीट्स इन एवरी फील्ड. तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए एक न्यू लॉ बनाया था. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. यहाँ मैं आपको कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बताऊंगी कि इन्होंने क्या क्या इन पर काम करे. तो पहला है स्वामी विवेकानंद. यू कैन सी द स्वामी विवेकानंद ही रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द एविल ऑफ कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी. क्लियर? इसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद. ही सेड गिव एवरी मैन हिज ड्यू. मीन्स हर इंसान को अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देनी चाहिए. ही बिलीव दैट द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट डू नॉट सपोर्ट अनटचेबिलिटी. ठीक है? And basically he did not believe in untouchability, and many other reformers also emphasized that the practice of untouchability did not have religious section. Clear? इसके बाद आते हैं ज्योतिबा फुले. he founded an organization called सत्यशोधक समाज whose membership was open to people of all section of society. इनकी मेंबरशिप सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ओपन थी. क्लियर? देन महात्मा गांधी केम. ही मेड सोशल जस्टिस. देन ही कंसिडर्ड अनटचेबिलिटी इन ह्यूमन एंड स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट इट. इन्होंने इनके अगेंस्ट में कुछ मूवमेंट स्टार्ट किए थे एंड ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन्स. ये अनटचेबल्स को हरिजन्स बोलते थे. दैट इज मैन ऑफ गॉड. ही ऑल्सो स्टार्टेड मैगजीन टाइटल. एक मैगजीन स्टार्ट की थी जिसका नाम था हरिजन. that started in 1933. Clear? And he openly declared that Hinduism dies if untouchability lives. कि हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा अगर अनटचेबिलिटी जिंदा है. एंड अनटचेबिलिटी हैज़ टू डाई इफ हिंदुइज्म हैज़ टू लिव.
अगर हिंदुत्व जगाना है तो अनटचेबिलिटी हैज़ टू डाई. Later on, Dr. B.R. Ambedkar came. He fight against caste oppression and removal of untouchability. Clear? And it was largely due to the efforts of leader like him that so much importance was given to the removal of untouchability in the constitution. Clear? Next हम बात करेंगे provisions that have been made in constitution to improve the lots of SCs and STs. क्या क्या provisions लाए गए? तो नंबर 1, the fundamental rights guaranteed every person equality before the law. ठीक है, और कैसे हर बंदा जो है इक्वल है लॉ के आगे. क्लियर? सो फंडामेंटल राइट्स गारंटी एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ. Article 15 of the Constitution says that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, gender or place of birth. आर्टिकल 15 में कहा गया है कि कोई भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ. Clear? Article 15 of the Constitution had abolished untouchability and made its practice in any form of punishable offense. कि इन्होंने अबॉलिश किया है अनटचेबिलिटी का, और ये भी कहा है कि इफ समवन डूइंग सो उसके लिए ये बेसिकली पनिशेबल होगा. ठीक है, उसको पनिशमेंट दी जाएगी. आर्टिकल 46 सेज दैट स्टेट शेल safeguard the educational and economic interest of the SCs or STs. So Article 164 of the Constitution provides for the creation of separate ministries in charge of tribal welfare in Bihar, Madhya Pradesh and Odisha. तो 164 कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट मिनिस्ट्री का भी क्रिएशन किया गया है इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, ट्राइबल्स की वेलफेयर के लिए बिहार में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट प्रिस्क्राइब्ड, बेसिकली ये बता रहा है कि सिविल राइट एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है पेनल्टीज, फाइन्स एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल फॉर दोज हु फाउंड गिल्टी ऑफ प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी. अगर कोई अनटचेबिलिटी कर रहा है, किसी के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए पेनल्टी, फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट की उसको दिया जाएगा, उसको इस तरह की पनिशमेंट दी जाएगी. क्लियर? सम गवर्नमेंट पोस्ट हैव बीन रिजर्व्ड फॉर STs एंड SCs. तो गवर्नमेंट में कुछ रिजर्व सीट्स हैं, गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए रिजर्व सीट्स हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. There is a reservations of seats in the Lok Sabha and Legislative Assembly for SCs और STs. तो इनके लिए रिजर्वेशन सीट्स भी हैं लोकसभा में भी और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी. Seats have been reserved for them in educational institution also. Clear? So all easy. Next बात करेंगे provisions to safeguard the interest of OBCs. तो पहला यहाँ पर हम दो क्लासेस के बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज सेटअप इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका साहेब कालेकर. क्लियर? ये इन्होंने पहला एक कमीशन सेटअप किया था कि एक चेयरमैनशिप ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका साहेब कालेकर, एंड द कमीशन सबमिटेड हिज रिपोर्ट इन 1955. 1955 में रिपोर्ट को सबमिट किया गया था एंड दिस रिपोर्ट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था. देन सेकेंड कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज अपॉइंटेड इन 1979 which submitted its reports the government in 1980. 1980 में इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया गया था और दिस कमीशन was constituted under the chairmanship of बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको हमने नाम दिया it was called मंडल कमीशन. क्लियर? एंड बेसिकली दिस कमीशन मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, जिसमें हमने रिजर्वेशन सीट्स 24% ऑफ पोस्ट जो थी under central government for other backward classes, basically a reservation of 27% of post under central government for other backward classes, or reservation of seats for OBC students in all institutions run by the government. Clear? And third recommendation was that ki separate financial institution for providing financial assistance for the OBCs. Clear? So 27% post in civil services
under the Government of India have been reserved for the OBCs. The government has also set up a backward classes finance and development corporation. क्लियर, तो ये सारे ही प्रोविजंस जो थे गवर्नमेंट ने किए थे फॉर द टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ OBCs. Clear? Hope you understood. Now we'll discuss about some important questions regarding the same. पहला हम बात कर रहे हैं what has been mentioned in Article 15 of the Constitution. What name was given to the so-called untouchable by Mahatma Gandhi? Discuss the power and functions of the National Commission for Scheduled Caste. Mention any four constitutional provisions to safeguard the interest of scheduled caste and scheduled tribes. ये कुछ important questions है और basic से questions है जो इसमें बनते हैं. If you are able to answer all these, hope तो आपको it means आप it will be easy to attempt in the exam also. So for giving the answer, please go through this video thoroughly, or you will get every answer in all these slides. Fine. What I have already discussed about every question you can find yourself, or you can, it will be easy to understand. तो आप खुद से ढूंढेंगे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे and you will get the answer in slides accordingly. Clear? So till then please go through this video. एंड इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट मार्जिनलाइज सेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. क्लियर? सो टिल देन प्लीज़ थैंक यू एंड बी सेफ.